हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। सीटेट एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ। 7 और 8 फैब को आपका एग्ज़ाम होना है। पहले तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम है बहुत ही पेशेंटली और कामली देने का, ठीक है। इसमें आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आप आसानी से जो है आंसर पर पहुंच सकते हो अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हम टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसमें मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसमें आपका आ जाता है, और जेंडर इक्वेलिटी से क्वेश्चन आ जाता है, सोशलाइजेशन से आ जाता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, लैंग्वेज से आता है ना, वो उन सारे टॉपिक्स से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की यहाँ पर कोशिश की है और कवर करने की कोशिश की है। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ ही साथ कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। सीटेट में आपका एक पोर्शन, एक सब्जेक्ट 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का आपका आता है कंटेंट और 15 की आती है पेडागोजी, ठीक है। तो दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का क्या अर्थ है। क्वेश्चन आपके लिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखने की कोशिश की है, जिससे आपको दोनों को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बाल विकास का क्या अर्थ होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। फिजिकल ग्रोथ ओनली, मेंटल ग्रोथ ओनली, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड या ओनली इमोशनल डेवलपमेंट। तो बहुत ही सीधी सी बात है कि बाल विकास का मतलब है होता है बच्चे का समग्र विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन और करने से पहले आपको स्टार्टिंग में एक बात ज़रूर बता दूं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे कितना भी लेंदी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। कई बार आपको जो सीटेट की लैंग्वेज है ना, वो टफ नहीं बोलूँगी मैं, लेंदी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे 4 लाइन का क्वेश्चन पूछ ले या 5 लाइन का, लेंदी को देख के आपको डरना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, कि जितना ज़्यादा शब्दों में आपका क्वेश्चन दिया होगा ना उतना ही आसान होता है। तो क्वेश्चन को अगर आपको पढ़ने की एबिलिटी आप में अच्छी है, समझने की एबिलिटी अच्छी है, तो आप लेंदी क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत डरना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि बाल विकास क्या होता है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, चाहे वो आपको कितना भी घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पर हमने बच्चे के डेवलपमेंट की बात की, अब है कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। तो क्या विकास अचानक से होता है या कॉन्टिन्यूअस होता रहता है या रेंडमली होता है या फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो ऑप्शंस में फंसोगे कि इसमें एक तो कॉन्टिन्यूअस की जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, और क्या डेवलपमेंट फिक्स्ड है, स्थिर है। तो देखो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा, निरंतर। जो विकास है वो निरंतर होता रहता है। और आपने एक लाइन पढ़ी भी होगी कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट है, विच फैक्टर अफेक्ट डेवलपमेंट मोस्ट। इन सारे फैक्टर्स में से देखो डेवलपमेंट को, विकास को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, लेकिन पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा। तो देखो वंशानुक्रम भी करता है, हेरिडिटी भी करती है, एनवायरमेंट भी करता है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। यानी कि हमारी डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, हेरिडिटी जो हमें अपने परिवार से, पेरेंट्स से मिलती है, और दूसरा एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे आसपास का जो माहौल होता है, समाज होता है, लोग होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे डेवलपमेंट को, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हेरिडिटी इज रिलेटेड टू। जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, ये किससे रिलेटेड है, स्कूल से, पेरेंट्स से, जीन्स से या सोसाइटी से। तो देखो यहाँ पर आपको जीन्स दिया है तो जीन्स से रिलेटेड है। अगर जीन्स नहीं होता तो आप माता पिता वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते, लेकिन अगर यहाँ पर डीप में पूछे, बताया जाए, क्योंकि ऑप्शन दिया है जीन्स से हमें क्या मिलता है, हेरिडिटी मिलती है, तो
ये आपको सी ऑप्शन मार्क करना है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? क्या फैमिली आती है? बिल्कुल आती है, आसपास के लोग जो हमारे रहते हैं। समाज आता है? बिल्कुल आता है। स्कूल आता है? बिल्कुल। ये सारी चीज़ एनवायरनमेंट में है। जहाँ जहाँ हम कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति या बच्चा घूम रहा है, जिससे वो रिलेट कर रहा है, वो सब उसके एनवायरनमेंट में आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज़ अ चेंज इन। जो लर्निंग होती है, अधिगम यानी कि सीखना, सामान्य भाषा में अधिगम मतलब सीखना। तो सीखना क्या है? तो सीखना होता है व्यवहार में परिवर्तन। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, आपके साथ कुछ घटित हुआ, तो आपने उससे कुछ सीखा, ठीक है, आपने उससे सीख ली। तो आपने जब सीख ली तो आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन। तो वही सीखना होता है। व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो वो सीखना नहीं कहलाएगा। फिर तो आपने जो आपके साथ हुआ उससे कुछ सीखा ही नहीं। जब सीखा ही नहीं तो वो लर्निंग कैसे हुआ? तो व्यवहार में वो परिवर्तन आपके हुआ, कुछ आपके साथ घटित हुआ, उसके साथ अब घटित हुआ कुछ बुरा ही नहीं होगा, कुछ भी हैपनिंग आपके साथ हुई, आपने कुछ पढ़ा नया, कुछ खोज की, उससे कुछ आपने सीखा, ठीक है, आपके व्यवहार में चेंज आया, तो वो सीखना हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कि लर्निंग इज़ बेस्ट व्हेन। अधिगम सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा होता है कब? जब शिक्षक डोमिनेट करे, स्टूडेंट एक्टिव हो, पनिशमेंट दी जाए, फियर क्रिएट किया जाए, नहीं। सबसे अच्छा अधिगम, सबसे अच्छी लर्निंग तब होती है जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीख रहा होता है, जब बच्चा एक्टिव होता है। तो इसको याद रखना, ये घुमा फिरा के आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आइए। टीचिंग मीन्स, शिक्षण का क्या मतलब है? तो शिक्षण का क्या मतलब है? पढ़ाने का क्या मतलब है? फैक्ट्स बताना, श्रुतिलेख डिक्टेट करवाना, रटवाना, या गाइडिंग लर्निंग। अधिगम कैसे करना है उसका मार्गदर्शन करना, बच्चों को गाइड करना। जी हाँ, तो टीचिंग का मतलब यही है कि सीखने के लिए बच्चों को कैसे सीखना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उनको गाइड करना ही क्या है? टीचिंग होता है। अगले एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको समझिएगा। अगले पर आते हैं। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो है ये किसने दी है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये आपके दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। किसने दिया है ये? ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है पावलव, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन किससे रिलेटेड है? ये सिद्धांत पावलव ने दिया है। ट्रायल एंड एरर हो गया किसका? थॉर्नडाइक का। क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाएगी पावलव की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है स्किनर ने। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये रिलेटेड टू दिस साइकोलॉजिस्ट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अगले पर आ जाते हैं। इनसाइट थ्योरी किसने दी है? तो इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड हो जाएंगे कोहलर आपके। सी ऑप्शन सही जवाब। तो ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करते हैं इस एग्जाम में। क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और पियाजे किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू। इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में देखिए। हमने आपको एक बात बता देती हूँ। अभी इससे पहले जो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, आजकल में जो अपलोड हुआ है उसमें मैंने सीटी पे जितने भी आपके की पॉइंट्स थे आपको सारे बताए हैं। एक बार वो भी ज़रूर देख लेना, है ना। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हमने कर लिया है। इंटेलिजेंस का क्वेश्चन देखकर मुझे याद आया, तो वो आप वीडियो देख लेना। इंटेलिजेंस क्या होती है? सीखना है, एडजस्ट करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ऑल ऑफ दीज ये जो है सही आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्या है? सीखने की क्षमता, सीखने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, एडजस्टमेंट, ये सब किस में आते हैं? किस में आते हैं? इंटेलिजेंस में आते हैं, बुद्धि की क्षमता में आते हैं, इंटेलिजेंस एबिलिटी में आते हैं। अगला है आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया है? तो टर्मन ने। याद रखना, जो इंटेलिजेंट कोशेंट का फॉर्मूला है वो किसने दिया है? टर्मन ने दिया है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किन्होंने दी है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में या बहुबुद्धि सिद्धांत जिस क्वेश्चन में आ जाए, उसमें आगे कुछ भी थ्योरी दी हुई हो, देखो अगर आपको पता है दैट वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर नहीं भी पता और बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है
तो वहाँ पर क्या ऑप्शन आपका सही होगा, गार्डनर। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ फास्टेस्ट वेपन। कब होता है? भाषा का विकास जो होता है वो सबसे तेज़ कौन सी अवस्था में होता है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इन्फेंसी में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, एडोलसेंस में होता है, या अडल्टहुड में होता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें सबसे तेज़ी से जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। थॉट एंड लैंग्वेज आर, ये क्या है? जो चिंतन है, सोचना है ना, और जो भाषा है, लैंग्वेज है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड है एक दूसरे से, सेम है या अपोजिट है? तो याद रखिएगा जो थॉट और लैंग्वेज है ना, वो दोनों दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हमारी जो थॉट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो थॉट होगी वो हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो ये क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पर आ जाइए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके कारण होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, मैंने आपको बताया है वीडियो में, जिसमें हमने की पॉइंट्स की बात की है। इंडिविजुअल डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब है कि हर कोई व्यक्ति अपने में अलग है, हर एक की अलग रुचि है, हर एक की अलग योग्यता हो सकती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ये टीचर को समझना होता है क्लासरूम में, ठीक है। कि आप टीचर ये ना सोचे कि उसने एक मेथड बता दिया या एक बात सीधी सीधी बोल दी और वो सबको समझ आ जाए। तो इसीलिए टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता को समझना होता है कि हर बच्चा अलग है, तो कोशिश की जाए उस तरीके से पढ़ाने की जिससे सभी बच्चे समझ पाएँ मैक्सिमम, ठीक। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये किसके कारण होता है? ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टीचर शुड, शिक्षक को चाहिए कि वो सब बच्चों को एक तरीके से सेम ट्रीट करे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करे, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर पनिश वीक स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर आप दो ऑप्शंस में ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हो। जो पहला है और जो है आपका तीसरा, ट्रीट ऑल स्टूडेंट सेम, वो बात ठीक है, सब बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन समझाते वक्त आपको इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान ज़रूर रखना है। सबको सेम समझने से मतलब यहाँ ये नहीं है कि सब एक ही तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑप्शन से। अगर ये नहीं होता तो ये ऑप्शन आप लगाते। आपको हमेशा चार ऑप्शंस में से जो बेस्ट आंसर डिलीवर करता है वो चूज़ करना होता है। कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं कि दो ऑप्शन आपको बहुत ठीक लग रहे होते हैं, दोनों उसी से रिलेटेड होते हैं और ठीक भी होते हैं, लेकिन उनमें कुछ फ़र्क होता है। जो बेस्ट आंसर आपका दे वो ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। आगे बढ़ो तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को साथ में एजुकेट करना, सभी बच्चों को, हर तरह के बच्चे को साथ में एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। अच्छा, कई बार आप क्या करते हो कि 1 2 3 ऑप्शन पढ़े, इनमें से आपको सही लगा और आपने गोला भर दिया, टिक कर दिया। नहीं, जब तक सारे ऑप्शन आप नहीं पढ़ते हो तब तक टिक मत करना, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर फोकस करता है? टीचर पर, करिकुलम पर, चाइल्ड पर या एग्जामिनेशन पर? तो ऑब्वियस सी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर फोकस करती है? बच्चों पर, यानी कि चिल्ड्रन पर या चाइल्ड पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया का मतलब है जब पढ़ने में विकार हो, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो रीडिंग जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड है। कल ये रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स वाला जो पढ़ने में दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया है लिखने में दिक्कत और पढ़ने में दिक्कत डिसलेक्सिया है, और डिस्ग्राफिया है मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से जब दिक्कत होती है। ये मैंने आपके कल के वीडियो में भी आपको बताया था। तो रीडिंग हो जाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? तो डिस्ग्राफिया रिलेटेड है राइटिंग से, अभी मैंने आपको बताया लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लिखने के विकार से संबंधित है, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो जेंडर है, लिंग, वो क्या है? वो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल कंस्ट्रक्ट है या जेनेटिक डिसऑर्डर है? तो जो लिंग होता है ना, जो जेंडर होता है, ठीक है, जो आपका जेंडर होता है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक दृष्टिकोण से बना है जेंडर, ठीक है। और जबकि जो आपका
सेक्स होता है, ठीक है, जो आपका ये सेक्स होता है, ये जो आपका मेल फीमेल होता है, ये क्या है, एक बायोलॉजिकली कनेक्टेड होता है, ठीक है, और जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? समाजीकरण या सोशलाइजेशन मतलब ये कि जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक बातें हैं, समाज से जुड़ना, ये बच्चा कब शुरू करता है? स्कूल से, फैमिली से, पीयर ग्रुप से या मीडिया से? तो एक बार बताओ, बच्चा सबसे पहले कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है, तो घर से ही उसका शुरू होता है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, ठीक है। तो बच्चा समाजीकरण कहाँ से सीखना शुरू कर देता है? फैमिली से यानी कि परिवार से, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। असेसमेंट क्या है? मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, वन टाइम टेस्ट नहीं होता, ओनली मार्क्स या फाइनल एग्जाम नहीं होता। अगर सीधी सिंपल भाषा में बात करें तो जो मूल्यांकन या असेसमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि कुछ कुछ समय के अंतराल पर होता रहता है। अब इसमें भी अगर हम टाइप्स पर आ जाते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर होता रहता है, ठीक है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपका, वो ड्यूरिंग क्लास भी होता है, कक्षा के दौरान भी होता है। और समेटिव असेसमेंट जो आपका होता है वो जैसे एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया उसके बाद, या एक यूनिट टेस्ट आपके होते हैं तब आपका जो यूनिट टेस्ट हुआ एक यूनिट को फिनिश करने के बाद, तो इस तरह के समेटिव असेसमेंट होते हैं। और जो CCE होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो आपका होता है, ठीक है, इवेल्युएशन जो होता है CCE, वो आपका बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का असेसमेंट करता है, इवेल्युएशन करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस पर फोकस करता है? जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो किस पर फोकस करता है? लर्निंग के प्रोसेस पर, फाइनल रिजल्ट पर, ग्रेड्स पर या रैंकिंग पर? तो लर्निंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग भी होता है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते के दौरान, पढ़ाई के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस पर फोकस करता है, ठीक है, कि लर्निंग का क्या तरीका है। अगर क्योंकि लर्निंग का तरीका सही नहीं है तो भी असेस तो लगातार हो रहा है, तो उसको उसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो टीचर कर सकता है। अगला है समेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? तो समेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया एक सेमेस्टर के एंड में या एक टर्म के एंड में ऐसे किया जाता है, तो एट दी एंड ये आपका जो है समेटिव असेसमेंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पर फोकस करती है? टीचर पर, किताबों पर, बच्चे की ज़रूरत पर या फिर एग्ज़ाम पर? तो भैया जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है उसका फोकस ही कौन है? बच्चा है। तो ये जो चाइल्ड की नीड है उन पर फोकस करता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होते हैं कैसे? साइलेंट, रिजिड, इंटरैक्टिव या पनिटिव, ठीक है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है यानी कि जहाँ पर शिक्षा का केंद्र बच्चा है, बच्चे पर, उसकी ज़रूरतों पर, उसकी रुचि पर ही फोकस किया जा रहा है, तो वो कैसे होने चाहिए? वो इंटरैक्टिव होने चाहिए, ठीक है, यानी वहाँ पर जो है इंटरेक्शन होता रहेगा उस क्लास में, ठीक है, यानी कि सिर्फ वो टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चे सुने जा रहा है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगा ही नहीं। तो वो कब होगा? जब उस क्लास में बच्चे एक्टिव हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगला सवाल, अगला है मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू, स्मृति की क्षमता क्या होती है? सोचना, स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को, भूलना या इमेजिन करना? तो देखो मेमोरी की क्षमता क्या है? सूचना को संचित करना। मेमोरी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली और हमने स्टोर कर ली, तो स्टोर इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? आपकी मेमोरी हो गई। अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन इज़, अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होती है? कुछ सेकंड्स के लिए होती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी ड्यूरेशन जो है, अवधि कितनी है? फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए होती है बस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की इन्फॉर्मेशन जो है ये लगभग आपका परमानेंटली रहती है। दीर्घकालिक स्मृति की सूचना कब तक स्टोर रहती है? परमानेंटली। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है मोटिवेशन का क्या मतलब है? अभिप्रेरणा का क्या मतलब है? तो मोटिवेशन बेसिकली इंटरनल ड्राइव है। इंटरनल ड्राइव का मतलब समझे आप? इंटरनल ड्राइव यानी कि आपको किसी काम को करने के लिए अंदर से क्या हो रही है? इच्छा हो रही है, मन कर रहा है करने का, ठीक है, आपको अंदर से
एक इंट्यूशन आ रही है ना, उसको ही इंटरनल ड्राइव बोलते हैं। तो वही क्या है, मोटिवेशन है। हालांकि ये फिर आगे जाके दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। इंटरनल, जब आपका खुद से अंदर से आप नेचुरली मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, वो इंटरनल होता है, और या इंट्रिंसिक भी बोल सकते हो। और एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आपको बोला जाए कि आपको ये प्राइज़ दिया जाएगा या ये धनराशि दी जाएगी, जब आप उस तरह से मोटिवेट होते हो तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो आगे वही क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, सेल्फ से आती है, यानी कि खुद से आती है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद से आता है, सेल्फ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या आता है, रिवॉर्ड्स आते हैं, प्राइजेस आते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन पर आइए। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग ये किस पर एम्फेसाइज करती है, संरचनावादी अधिगम। संरचनावादी अधिगम का क्या मतलब हुआ, मतलब सीधा सा है, जब आप जहाँ पर आप करके सीखो, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी करके सीखो, तो वो संरचनावादी अधिगम होता है। तो ये जो एम्फेसाइज करता है कि जो लर्निंग हो वो एक्टिव हो। सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो लर्निंग है वो एक्टिवली हो। अगला है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज क्या है। संरचनावाद के अनुसार ज्ञान क्या है, तो ज्ञान है, संरचनावाद कहता है कि ज्ञान खुद से क्रिएट किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, जो भी सीखने वाला है उसके द्वारा ज्ञान खुद क्रिएट किया जाता है, वही कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उस पर एम्फसाइज करता है और कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हेल्प इन, अगर अच्छे से क्लासरूम मैनेज है तो वो किस में हेल्प करता है, डिसिप्लिन में, लर्निंग में, मोटिवेशन में, या ऑल ऑफ दी सभी में हेल्प करेगा। एक अच्छी तरह से मैनेज क्लासरूम जो होगा वो डिसिप्लिन रहेगा, क्लास में डिसिप्लिन रहेगा तो लर्निंग अच्छे से हो पाएगी और बच्चे मोटिवेट भी रहेंगे। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ गुड टीचर शुड, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर जो है, अच्छा टीचर क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों से, जिससे बच्चे हिचकिचाए नहीं कुछ भी पूछते हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेडागोजी रेफर्स टू, शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब है, पेडागोजी का क्या मतलब है, आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो आप सही सभी बोल सकते हो। शिक्षण शास्त्र क्या है, पढ़ाने की कला है, पढ़ाने का विज्ञान है, पढ़ाने का तरीका है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज सही ऑप्शन हो जाएगा। पेडागोजी किस पर फोकस करता है, तो पेडागोजी जो है वो किस पर फोकस करता है, चिल्ड्रन पर, यानी कि बच्चों पर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विजुअल लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू, जो दृश्य अधिगम करता है वो सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं, तो भैया जो देख सकते हैं, विजुअल लर्नर्स हैं, वो देख कर ही सबसे अच्छा सीखेंगे, तो सीइंग है ना, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ऑडिटरी लर्नर प्रेफर, जो श्रवण अधिगम, जो सुन सकते हैं केवल, है ना, ये जिनमें सुनने की एबिलिटी है वो सबसे अच्छा सुनकर सीखते हैं, तो लिसनिंग जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगले पर आते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स चाइल्ड टू, जो भावनात्मक विकास है वो बच्चे का किस चीज़ में बच्चे की हेल्प करता है, तो भावनात्मक विकास की अगर हम बात करें तो भावनात्मक विकास क्या है कि बच्चा इमोशनली भी चीज़ों को सीखता है, समझता है, समझ पा रहा है इमोशंस को। ठीक है, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, तो वो बच्चे की किस में हेल्प करेगा, कंट्रोल करने के लिए इमोशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, सोशल एडजस्टमेंट में भी हेल्प करेगा, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। इमोशंस इन चिल्ड्रन आर, बच्चों में भावनाएं कैसी होती हैं, इंटेंस होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत बिल्कुल लो हो जाते हैं। तो याद रखने, बच्चों में जो भावनाएं हैं वो इंटेंस होती हैं जब भी होती हैं। अगले पर आ जाइए। मोरल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है, नैतिक विकास किससे रिलेटेड होता है, कोलबर्ग ने इसकी थ्योरी दी है, ये भी याद रखना। तो नैतिक विकास रिलेटेड है वैल्यूज से, बिहेवियर से, जजमेंट से, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट में वैल्यूज़ भी आती हैं कि बच्चे वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य को सीख रहा है, व्यवहार कैसे करना है वो सीख रहा है, जजमेंट्स को समझ पा रहा है, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डी जो है ऑप्शन सही होगा।
मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? तो कोलबर्ग ने दी है, मैंने भी आपको बताया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? कोलबर्ग ने दी है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट किस में मेज़र होता है? बुद्धि परीक्षण को मापते हैं नॉलेज, एप्टीट्यूड को, मेंटल एबिलिटी को या अचीवमेंट को? बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखो, जो आपका बुद्धि परीक्षण किया जाता है वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, मानसिक आपकी योग्यता कितनी है वो जानने के लिए आईक्यू टेस्ट किया जाता है। तो याद रखना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बिनेट टेस्ट मेजर। जो बिनेट परीक्षण है वो क्या मेजर करता है? मेंटल एज को। ठीक है, जो बिने परीक्षण है वो आपकी जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, उसको मेजर करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 51। टीचिंग एड्स मेक लर्निंग। जो शिक्षण की सामग्री, बोर्ड, चॉक, डस्टर है ना, चार्ट्स, ये सब जो टीचिंग में हेल्प करते हैं, ये अधिगम को बोर बनाती हैं, बोर करती हैं, डिफ़िकल्ट या इफ़ेक्टिव या कंफ्यूजिंग। तो ये देखो लर्निंग के प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, ठीक है, और प्रभावी बनाती हैं ये चीज़ें। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड। अगर हम ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य और दृश्य जिन्हें सुना और देखा जा सके, उसमें क्या आता है? तो चार्ट देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख और सुन दोनों सकते हो। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों पूछा था। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे खाली ऑडियो पूछता तो इसमें रेडियो हो जाएगा, खाली आपसे विजुअल पूछता तो चार्ट, और ऑडियो विजुअल दोनों तो टीवी। अगले पर आते हैं। इवेल्युएशन हेल्प्स टीचर टू। मूल्यांकन टीचर करते हैं तो वो किस में हेल्प करता है? टीचिंग को इम्प्रूव करने में, बच्चों को जानने में, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं सीखने में, उनकी कठिनाइयों को जानने में, सभी में मूल्यांकन हेल्प करता है। ठीक है, जो इवेल्युएशन टीचर करते हैं वो टीचिंग को इम्प्रूव भी करते हैं, जहाँ पर कमी लगती है, बच्चों को समझते हैं उन्होंने कितना सीखा और कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, ये सब इवेल्युएशन से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन मीन्स, सतत मूल्यांकन का क्या मतलब है? कि रेगुलरली आपका असेसमेंट होता रहे। ठीक है, लगातार असेसमेंट होना ही कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास का क्या मतलब है? तो कोई बच्चा सोशली डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो सामाजिक जो बातें हैं, मूल्य हैं, तरीके हैं, उनको समझने लगा है। तो वही है। ठीक है, जब बच्चा इनमें से ऑप्शंस में देखे तो फिजिकल ग्रोथ नहीं, मेंटल ग्रोथ नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं, सामाजिक विकास का मतलब यहाँ पर होगा इंटरेक्शन विद सोसाइटी। सोसाइटी से इंटरेक्शन करने लगे, ये भी सामाजिक विकास में आता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीयर ग्रुप किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? पीयर ग्रुप यानी कि जो बच्चे ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है, दो या दो ज़्यादा बच्चे जब हो जाते हैं, पीयर ग्रुप, वो किसको इन्फ्लुएंस करता है? सोशल स्किल्स को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, सबको। जब दो से ज़्यादा बच्चे साथ में होंगे तो वो एक दूसरे की बातें भी सीखेंगे, चाहे वो गलत हो या सही, उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगे, सोशल स्किल्स भी सीखेंगे, एटीट्यूड और बिहेवियर, सबका अफेक्ट जो है दूसरे पर पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, सबका इफेक्ट पड़ेगा। टीचर क्या होता है? डिक्टेटर, फैसिलिटेटर, पनिशर या ऑब्जर्वर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के समय में जब बाल केंद्रित शिक्षा का दौर है तो रिकमेंड किया जाता है और इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि टीचर अब क्या है? एक मार्गदर्शक है, एक फैसिलिटेटर है। टीचर न डिक्टेटर नहीं है, पनिशर नहीं है, कोई लेक्चर देने वाला नहीं है। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अगले पर आ जाओ। टीचर शुड इनकरेज, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए रटने को, कंपटीशन को, क्रिएटिविटी को या फियर को? तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर को क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेट या इनकरेज करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम प्रमोट, इंक्लूसिव कक्षा में क्या प्रमोट करना चाहिए, किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? इक्वेलिटी, समानता को, बिल्कुल। पार्टिसिपेशन को, भाग लेने को, कि सभी भाग लें, बिल्कुल। डाइवर्सिटी की, विविधता की रिस्पेक्ट की जाए, इसको भी। तो ये जो है इंक्लूसिव क्लासरूम इन सबको बढ़ावा देता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले पर आइए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड रिक्वायर, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ये CWSN की फुल फॉर्म है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये भी याद रखिएगा। इनको क्या चाहिए होती है? सिंपथी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इनको चाहिए होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पर आ जाइए। लर्निंग आउटकम्स आर, जो अधिगम परिणाम होते हैं या इसको अधिगम प्रतिफल भी बोलते हैं, लर्निंग आउटकम्स को अधिगम प्रतिफल लिखा हुआ आपको मिलेगा।
तो जो अधिगम प्रतिफल होते हैं वो टीचर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टूडेंट के अचीवमेंट होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं या इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो लर्निंग आउटकम्स आपके होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट की अचीवमेंट, कि बच्चों को हमने जो सिखाया उन्होंने कितना अचीव किया, कितना सीखा। अगले पर आ जाओ, क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स हेल्प इन। अगर जो भी आपके प्रतिफल आए हैं, बच्चों ने जो सीखा है, ठीक है, वो अगर क्लियर हैं, पता चल गया हमने क्लियरली कि बच्चों ने क्या कितना सीखा है, तो वो किस में हेल्प करते हैं, प्लानिंग करने में कि आगे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, टीचिंग करने में, असिस्ट करने में, सभी में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडीज़, जो बाल मनोविज्ञान है वो किस चीज़ का अध्ययन करता है, बच्चे के बिहेवियर का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे के बिहेवियर का अध्ययन करती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू। मनोविज्ञान समझने से शिक्षक जो है वो क्या कर पाएंगे, बच्चों को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड लर्नर्स। इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी टीचर्स को पढ़ाई जाती है, सिर्फ बच्चों को समझ पाएँ। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, तो क्रिएटिविटी का मतलब है न्यू आइडियाज़ की खोज करना, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप बाय। इन सब में से क्रिएटिविटी को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, डर के नहीं, रट के नहीं, पनिशमेंट के द्वारा नहीं, एनकरेजमेंट के द्वारा। अगर आपको एनकरेज किया जा रहा है तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट इज़, एक स्वस्थ अधिगम का वातावरण कैसा होता है, स्ट्रेसफुल होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, केवल साइलेंट होता है, सपोर्टिव। तो सपोर्टिव होता है ना, अगर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो आप अच्छे से सीख पाते हैं। अगला है क्लासरूम क्लाइमेट शुड बी, जो कक्षा का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिससे बच्चे बिना झिझक के अपनी बात और डाउट्स को सामने रख सकें, पूछ सकें। पोर्टफोलियो एक कैसा उपकरण होता है, तो जो पोर्टफोलियो आपका है वो कैसा टूल है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है ऑब्जर्वेशन टेक्निक किस में यूज़ होती है, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक आपकी बिहेवियर को मेज़र करने में यूज़ होगी। ऑब्जर्व करके आप बच्चे के बिहेवियर को बच्चे की समझ पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं 71। लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फेसाइज बाय। करके सीखने पर किसने बल दिया है, तो करके सीखने पर बल दिया है प्रैग्मैटिज्म में प्रयोजनवाद ने। ठीक है, प्रयोजनवाद ने करके सीखने पर बल दिया है। जॉन डीवे इस कंसेप्ट को लेकर आए थे, ये भी आपको याद रखना है, जिसको डीवी भी बोलते हैं हम लोग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है, अधिगम के स्थानांतरण का क्या मतलब होता है, तो कहीं पर आपने कुछ सीखा है ना पर्टिकुलर, और उसको आप आगे किसी चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, वो आपका किस में आता है, लर्निंग ट्रांसफ़र। उसका मतलब होता है कि सीखे ज्ञान का नई स्थिति में प्रयोग करना। अधिगम स्थानांतरण लर्निंग ट्रांसफ़र होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मोटिवेशन इन लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। अधिगम में मोटिवेशन ज़रूरी है, क्यों ये फियर क्रिएट करता है, लर्निंग के करने के लिए फोर्स करता है, एनर्जाइज डायरेक्ट बिहेवियर, इंक्रीज पनिशमेंट। तो देखो लर्निंग में जो आपका मोटिवेशन है वो एनर्जाइज करता है और आपके बिहेवियर को डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आप में एक एनर्जी स्फूर्ति आप में पैदा करता है, इसलिए आपको मोटिवेट किया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले पर आते हैं, अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट हेल्प्स इन। एक जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा वो किस में हेल्प करेगा, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। और आप फिर देखो अगर लोकतांत्रिक कक्षा है आपकी, डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, तो बच्चे जो अपने उसको आइडियाज़ आ रहे हैं वो फ्रीली उनको बोलेगा, एक्सप्रेस करेगा। कुछ उसको डाउट आ रहा है तो फ्रीली जो है उनको पूछ पाएगा टीचर से, तो वही एक डेमोक्रेटिक क्लास होती है। विच मैथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए इनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, विषय पर, टॉपिक पर जो है गहन चिंतन करते हैं, सोचते विचारते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो ये सबसे बेस्ट इनमें से डिस्कशन मेथड से, चर्चा विधि से जो है आप में डेवलप होगी क्रिटिकल थिंकिंग। अगले सवाल पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके, पर्यावरण से इंटरेक्शन करके बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, ये कौन कहते हैं, पियाजे।
अगले पर आइए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम रिक्वायर टीचर टू। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए, डिफरेंसेस को इग्नोर, टीच सेम वे टू ऑल, यूज़ वेरिएड टीचिंग ट्रिक्स। देखो मैंने भी बताया ना कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आएगी तो टीचर को डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्लास में यूज़ करनी पड़ेंगी सिखाने के लिए, कि जिससे एक तरीके से सब बच्चे नहीं सीख सकते, जिससे सभी बच्चे सीख पाए, है ना। तो ये नहीं कि सिर्फ एक तरीका, अगर उससे सब बच्चे नहीं समझ पा रहे तो कोई और तरीका भी आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यूज़ वेरिड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल क्लासरूम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो रचनात्मक मूल्यांकन है जो कि शिक्षा अधिगम के दौरान होता है, शिक्षण के दौरान होता है, तो उसका क्या उद्देश्य है, तो लर्निंग को इम्प्रूव करना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई के दौरान ही साथ साथ पढ़ाई के लर्निंग को इम्प्रूव करते रहना, तरीकों को उसके अनुसार ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव दैट, जो समावेशी शिक्षा है वो क्या मानती है, वो मानती है कि ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर विद सपोर्ट। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हर तरह के बच्चे को साथ में शिक्षा दो, सेम तरीके से नहीं, साथ में शिक्षा दो। तरीके तो आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे लेकिन विद सपोर्ट, है ना, विद सपोर्ट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय, अधिगम सबसे अच्छा आपका किस चीज़ से प्रभावित होता है, इन सब में से, एज से, पनिशमेंट से, फटीग से या मोटिवेशन से। तो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी आपकी लर्निंग, वो किससे होगी, मोटिवेशन से प्रभावित होगी, इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, संरचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है, संरचनावादी यानी कि जहाँ पर बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं ना, खुद से करके सीखते हैं, वो होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो ये जो है लर्नर के इसमें इंटरेक्शन होता है और एक्सप्लोर करता है लर्नर, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द बेस्ट वे टू हैंडल क्लासरूम डाइवर्सिटी, कक्षा में विविधता है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको संभालने का, उनको हैंडल करने का, टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सब बच्चों को सेम किताबें दी जाएँ, सबको सेम स्पीड से पढ़ाया जाए, फ्लैक्सिबल टीचिंग मेथड्स हों, या इग्नोर किया जाए डिफरेंसेस को। नहीं, फ्लैक्सिबल टीचिंग मेथड्स आपके हों, लचीले, जिनमें थोड़ा ऊपर नीचे आपको करना पड़े समझाने में तो आप कर पाओ, ये नहीं कि आप रिजिड हो एक ही चीज़ को लेके, नहीं, थोड़ा आपको फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा। अगला है रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग थ्योरी मीन्स, अधिगम में पुनर्बलन का क्या मतलब है, तो स्ट्रेंथनिंग रिस्पॉन्स, है ना, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है पुनर्बलन उसका किया जाए, रीइंफोर्समेंट किया जाए उसको, और क्या करने के लिए, मजबूत यानी कि पक्का करने के लिए कंसेप्ट को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच वन एनकरेजेस सेल्फ लर्निंग, इनमें से स्व अधिगम, खुद से पढ़ना, खुद से सीखना, इनमें से टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी, रिजिड करिकुलम, प्रोजेक्ट मेथड या ड्रिल मेथड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो होगा वो आपका किसको बढ़ावा देता है, सेल्फ लर्निंग को या स्व अधिगम को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रेसेस ऑन, जो भाषा की पेडागोजी होती है, भाषा शिक्षण होता है, वो किस पर बल देता है, तो वो बल देता है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर। लैंग्वेज पेडागोजी का मतलब सिर्फ इतना है, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, उर्दू की हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसका फोकस है कि बच्चा उस भाषा में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो ये पॉइंट जो कम्युनिकेशन का आपको याद रखना है लैंग्वेज के पोर्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इनका पर्पज़ होता है। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बड़े स्तर पर, बड़े स्तर का मतलब कि कुछ एक दो पॉइंट्स को ही ना कवर करे, ओवरऑल काफ़ी चीज़ों को वो इसमें इवैल्यूएशन कवर करे, ठीक है, तो ये होता है। अगले पर आ जाइए, विच टीचर बिहेवियर सपोर्ट लर्निंग बेस्ट, इनमें से किस तरह, कौन सा शिक्षक व्यवहार अधिगम को सबसे ज़्यादा समर्थन करता है, तो अगर शिक्षक जो है अथॉरिटेटिव है, यानी कि अपनी बात थोपता है, अथॉरिटी खुद की रखता है क्लास में, तो इंडिफरेंट है, तो सपोर्टिव और एनकरेजिंग है, फियर इंड्यूसिंग है, डराता है, नहीं, तो अगर टीचर जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा समर्थन कौन सा करेगा, जो सपोर्टिव और एनकरेजिंग होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रिक्वायर टीचर्स टू, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अधिगम अक्षमता होती है, इसमें कोई बच्चा लिख नहीं पाता है, कोई पढ़ नहीं पाता है ना,
तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, रिमीडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रिमीडियल टीचिंग का मतलब है कि डायग्नोस करके, जानकर कि बच्चों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उस तरीके से उनको पढ़ाए, उनको सिखाए, तो वो रिमीडियल टीचिंग होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी कंसीडर्स लर्नर एज, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है वो बच्चों को क्या मानता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट मानता है, कि बच्चे सक्रिय रूप से पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगले पर आते हैं, द रोल ऑफ पेडागोजी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, शिक्षा शास्त्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना, मैनेज करना एग्जाम्स को, लर्नर को फ़ायदा पहुंचाना, या स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना। तो पेडागोजी का सीधे सीधा मतलब है बच्चों को फैसिलिटेट करना लर्निंग को, जिससे वो अच्छी तरीके से सीख पाएँ। यही सिर्फ इसका पर्पज़ होता है पेडागोजी का। अ टीचर हु फॉलोज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी इन क्लासरूम विल मोस्ट लाइकली, जो टीचर कक्षा में पेडागोजी का पालन कर रहा है, जैसे जैसे पेडागोजी में उसने पढ़ा सीखा, उसके अकॉर्डिंग क्लास में वो चीज़ों को कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो सबसे क्या होगा, स्ट्रिक्ट फॉलो करेगा टेक्स्ट बुक और सिलेबस को, नहीं। फोकस मेनली ऑन एग्जाम रिजल्ट, नहीं। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पेक्ट लर्नर नीड, यस। सी ऑप्शन करेक्ट। जो टीचर पेडागोजी को समझता है वो बच्चों को एनकरेज करेगा कि वो पार्टिसिपेट करें हर चीज़ में, और बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं उनको रिस्पेक्ट करेगा, समझेगा। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी बिलीव्स दैट लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, जो संरचनावादी दृष्टिकोण होता है पेडागोजी का, उसके अनुसार अधिगम सबसे ज़्यादा कब प्रभावी होता है, जब टीचर ट्रांसमिट रेडीमेड नॉलेज, रटा रटाया ज्ञान टीचर दे देता है, लर्नर पैसिवली लिसन कर, बच्चे जो हैं ऐसे ही बोर होते होते पढ़ते रहते हैं, लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस या मेमोराइजेशन एक्सरसाइज। तो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से कब पढ़ेंगे, जब अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे, खुद से सीखेंगे एक्टिव होके। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इन लैंग्वेज पेडागोजी द रोल ऑफ अ टीचर शुड प्राइमरली बी टू, लैंग्वेज पेडागोजी में भाषा के पढ़ाने में सबसे टीचर का रोल मेन क्या होता है, कि वो करेक्ट करे एवरी मिस्टेक तुरंत, एनकरेज करे रोट मेमोराइजेशन को, क्रिएट करे मीनिंगफुल कंटेक्स्ट को फॉर कम्युनिकेशन, या फिर फोकस करे केवल रिटर्न वर्क पर। तो भाई भाषा को सीखने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, कोई ऐसा टॉपिक बच्चों को दिया जाए कि वो कम्युनिकेट करेंगे, तभी वो भाषा को समझ पाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पर आ जाइए, अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव पेडागोजी या टीचर शुड, समावेशी शिक्षा शास्त्र के अनुसार टीचर को कैसा होना चाहिए, केवल एवरेज लर्नर्स को पढ़ाए, यूज सेम मेथड फॉर ऑल, अडेप्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी टू डाइवर्स लर्नर नीड, या फिर सेपरेट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टीचर जो है समावेशी रूप से बच्चों को पढ़ा पाएगा जब वो अडेप्ट करेगा टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को टू डाइवर्स लर्नर नीड, यानी कि अलग अलग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाएगा। सी ऑप्शन हो गया। अगले पर आ जाइए, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एम्फेसाइजेज दैट लर्निंग मैथमेटिक्स शुड, जो गणित का शिक्षण शास्त्र है वो किस बात पर बल देता है, कि जो गणित का अधिगम है केवल फॉर्मूला पर बेस्ड होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए फियर को, डेवलप करनी चाहिए लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ का जो शिक्षण शास्त्र है, मैथ्स पैडागोजी है, वो बच्चे में डेवलप करना चाहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को, समस्या समाधान की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहती है। इन ईवीएस पैडागोजी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग अप्रोच, ईवीएस के शिक्षण में सबसे अच्छा टीचिंग अप्रोच क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चों से एक्टिविटी करा के सिखाया जाए और उनको एक्सपीरियंस करा के चीज़ें सिखाई जाए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फॉर ईवीएस। अगला है, अ पेडागोजी दैट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग विल एनकरेज स्टूडेंट्स टू, वो शिक्षण शास्त्र जो आलोचनात्मक चिंतन को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, वो विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित करेगा कि वो बिना प्रश्न किए जानकारी स्वीकार कर लें, जो बताया चुपचाप सुन लें, है ना, उत्तरों को रट लें, प्रश्न करके विश्लेषण और चिंतन करें। तो भी एस कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही ये है, बच्चे प्रश्न करें, एनालाइज करें, रिफ्लेक्ट करें, खुद सोचें, उस पर विचार करें। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। असेसमेंट इन पेडागोजी शुड मेनली बी यूज टू, पेडागोजी में जो असेसमेंट होगी, ठीक है, वो उसका मेन पर्पस क्या होगा, तो इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट में आप क्या करोगे, जानकर
असेस करने के बाद जो भी ज़रूरत होगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस करने की वो आप करोगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पेडागोजी एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा शास्त्र कहता है कि बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। अगर बच्चा गलतियाँ कर रहा है तो वो अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगर बच्चा गलतियाँ कर रहा है इसका मतलब वो सीख रहा है, तभी तो गलती कर रहा है, तो ये लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट है गलतियाँ करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का आज का होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ पेडागोजी इन स्कूल एजुकेशन इज़ टू, विद्यालयी शिक्षा में शिक्षा शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे के प्रमोट किया जाए, यानी कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस किया जाए। तो यहाँ पर हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कंप्लीट होते हैं। होप आपने सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देखा है। वीडियो को आपको लाइक करना है अगर आपको सारा कंटेंट अच्छा लगा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ आप जिस भी सीडेट के ग्रुप में ऐड हो इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। कुछ सेकंड से आपको लगेंगे बट अभी के भी आप इस लिंक को शेयर कर देना। और अगर आप इसी तरह से जो हमारे साथ जुड़कर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो भी वीडियोज़ आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दी जाती हैं और वीडियोस के लिंक भी मिलते हैं। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, इसकी बहुत छोटी सी शॉर्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, वो भी देख के चले जाना एग्ज़ाम से पहले। बहुत सारी मुश्किल आपकी उससे आसान हो जाएगी, ट्रस्ट मी, एक बार देख लेना वीडियो को। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। जितनी तैयारी हो गई वेल एंड गुड, बहुत ही पेशेंस के साथ एग्ज़ाम को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स को। आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, यही सोचकर एग्ज़ाम में जाना है। आप अच्छे से एग्ज़ाम को करके आइए। ठीक है, और मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।